क्या मुगल सम्राट बाबर को राजपूत राजा राणा सांगा ने भारत बुलाया था? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान ने देश भर के क्षत्रिय समाज में रोष पैदा कर दिया है। 21 मार्च के दिन दोपहर 2:10 पर सुमन राज्यसभा में खड़े हुए और क्या कुछ बोले, आप सुन लीजिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान के बाद 27 मार्च को सुमन के आगरा स्थित आवास पर करणी सेना के समर्थकों ने काफी हंगामा किया। रामजी लाल सुमन का बयान फैक्चुअली रॉन्ग था या राइट? देश के तमाम अलग अलग इतिहासकार क्या मानते हैं? क्या वाकई राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में बुलाया था ताकि इब्राहिम लोदी को मिलकर हराया जा सके? सवाल इतना सा है, राज्यसभा सांसद सुमन का बयान फैक्चुअली रॉन्ग भी हो, तब भी सामंतवादियों को इतना अधिकार किसने दिया कि वो किसी के भी घर पर तोड़फोड़ करें या हड़कंप मचाएं? आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो एक्स पर काफी वायरल है। इसकी शर्ट पर दिख रहा खून असली है या नकली, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि ये चटनी है या फिर रंग है, मुद्दा है जबान का। जबान में इतने नफरती शब्द किसने भरे? और दोबारा फिर आएंगे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। इन सभी सवालों के जवाबों के साथ क्या था राणा सांगा का इतिहास? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 1521 या 1522 के बीच की बात है। दिल्ली का तख्त इब्राहिम लोदी के हाथों में था, लेकिन उसकी हुकूमत से उसके ही दरबारी नाखुश थे। उन्हीं में से एक था दौलत खान लोदी। उसे डर था कि इब्राहिम लोदी उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है। इसी डर के चलते दौलत खान लोदी ने अपने बेटे दिलावर खान को काबुल बाबर के पास भेज दिया। दिलावर खान बाबर के दरबार में पहुंचता है और उसे भारत पर हमला करने के लिए न्योता दे देता है। वो कहता है, इब्राहिम लोदी जालिम है, उसने सिकंदर लोदी के कई वफादार अमीरों को बेमौत मरवा दिया है। 25 लोगों को बिना किसी वजह के खत्म कर दिया गया है। बाबर को भारत बुलाने का ये पहला प्रस्ताव था, लेकिन सिर्फ दौलत खान ही नहीं, आलम खान लोदी भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। दूसरा प्रस्ताव बाबर को भारत लाने का इसी ने भिजवाया था। सतीश चंद्रा की किताब मिडिवल हिस्ट्री के पृष्ठ क्रमांक 24 पर लिखा हुआ है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को एक प्रस्ताव भेजा, आप दिल्ली पर हमला करें, मैं आगरा पर चढ़ाई करूंगा। इतिहास में पीएचडी डॉक्टर रुचिका शर्मा ने हाल ही में अपने एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में बाबरनामा पुस्तक के हवाले से बताया कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने का प्रस्ताव भेजा ताकि लोदियों को मिलकर हराया जा सके। बाबरनामा के हिसाब से ये है कि दौलत खान जो इब्राहिम लोदी के पंजाब के गवर्नर थे और राणा सांगा दोनों ने अपने अपने ऑनवॉयज भेजे थे बाबर को। इतिहासकार रवि भट्ट का भी कहना है कि बाबरनामा में ही इस बात का जिक्र है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। बाबरनामा बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। बाबर को बुलाने की वजह बताई जाती है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाना चाहते थे, जबकि इतिहासकार चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा राणा सांगा ने पहले ही इब्राहिम लोदी को एक बार हरा दिया था, तो उन्हें बाबर की मदद की क्या जरूरत थी? तो इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। तमाम इतिहासकार मान भी रहे हैं, जबकि कुछ इसका खंडन भी कर रहे हैं। सुमन के इस बयान का असर राजस्थान तक देखने को मिला। वहां भी जगह जगह प्रदर्शन की खबरें आईं। 24 मार्च को राजस्थान विधानसभा में इस मामले पर हंगामा हुआ। दक्षिणपंथी राजपूत समूह करणी सेना ने धमकी दी कि वे समाजवादी पार्टी के नेता की जुबान काट देंगे। इस पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो इतिहास को चुनिंदा तरीके से न उछाले। अगर भाजपा इतिहास के पन्ने पलटती रही तो लोग यह भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के समय किसी ने हाथ से उनका अभिषेक नहीं किया था। कहा जाता है कि उनका अभिषेक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था।
क्या भाजपा आज इसकी निंदा करेगी? सवाल यह भी है कि राणा सांगा की हितैषी बनने वाली भाजपा क्या वाकई हितैषी है? राणा सांगा के योगदान पर राजनीति होने के बावजूद एक जगह बयाना आज भी इग्नोर की हुई है, उसे भुला दिया गया है और वो बदहाल स्थिति में है। बीजेपी राणा सांगा का राग अलाप रही है, लेकिन बयाना कस्बे की उसे चिंता नहीं है। भरतपुर से 30 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक स्थल खंडहर में तब्दील हो रहा है। यहाँ केवल एक बोर्ड लगा हुआ है जो यात्रियों को बयाना के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा करता है। बयाना के विकास के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई योजना भी नहीं है। हाँ, उसके पास राणा सांगा के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी योजना है। तो कहानी यह थी कि जब बाबर भारत आया तो धीरे धीरे उसने कई आक्रमण किए, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसने पूरे जौनपुर तक देश को अपने कब्जे में लेने के लिए अपने सेनापतियों को अलग अलग इलाकों को जीतने की जिम्मेदारी दी। युद्ध लड़ते लड़ते खजाना तो खाली हो चुका था। अब सेनाओं के खर्च के लिए नए इलाकों पर कब्जा ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन बाबर के सामने दो बड़े खतरे थे, एक राणा सांगा और दूसरा पूरब के अफगान। अब आप कहेंगे कि अगर राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया तो बाबर को राणा सांगा से कैसा डर? टेक्स्ट बुक भी सतीश चंद्रा के हवाले से लिखता है, बाबर ने दावा किया कि सांगा ने उसे भारत आमंत्रित किया था और लोदी के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन करने का वादा किया था, लेकिन सांगा ने अपना वादा नहीं निभाया। इतिहासकार सतीश चंद्र का सुझाव है कि सांगा ने बाबर और लोदी के बीच एक लंबे संघर्ष की कल्पना की होगी, जिसके बाद सांगा अपने इच्छित क्षेत्रों पर कब्जा कर सकेगा। चंद्रा ने यह भी सुझाव दिया कि सांगा को शायद विश्वास था कि बाबर तैमूर के आक्रमण की तरह दिल्ली और आगरा को लूटने के बाद भारत छोड़ देगा। राणा सांगा को लगा कि बाबर लोदी को हराकर लूटपाट करके वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर की मंशा थी पूरे भारत पर कब्जा और उसके सामने दो बड़े दुश्मन थे, एक सांगा और पूर्व के अफगान। बाबर असमंजस में था कि पहले किससे निपटा जाए। दरबार में चर्चा हुई और तय हुआ कि अफगानों का खतरा ज्यादा बड़ा है। अफगानों ने 40 से 50 हजार सैनिकों के साथ कन्नौज पर कब्जा किया हुआ था और गंगा नदी से कुछ ही मील की दूरी पर थे। इसलिए बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को सेना के साथ पूरब भेज दिया, जबकि वो खुद आगरा में ही रुका रहा। अब सवाल है कि बाबर को कब पता चला कि राणा सांगा उसके साथ नहीं है। तो जैसे ही हालात बदलते गए, राणा सांगा जो पहले बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ साथ देने का वादा कर रहे थे, अब एक अलग खेल खेल रहे थे। दरअसल जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तो राणा सांगा ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि राणा सांगा का इरादा तो आगरा पर कब्जा करने का था। अब राणा सांगा ने बाबर को भारत से निकालने के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश शुरू कर दी, या फिर उसे सिर्फ पंजाब तक सीमित करने की योजना बनाई। यहीं से बाबर को एहसास हुआ कि राणा सांगा अब उनके साथ नहीं बल्कि उनके सामने प्रतिद्वंदी की तरह खड़ा हुआ है। 1527 की शुरुआत तक राणा सांगा अपनी तैयारी को लगभग पूरा कर चुके थे। उधर बाबर को खबर मिलने लगी कि राणा की सेना आगरा की तरफ बढ़ रही है। हालात बिगड़ते देख बाबर ने जल्दी से हुमायूं को पूरब से वापस बुलाया और अपनी सेनाओं को धौलपुर, ग्वालियर और बयाना के किलों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। ये किले आगरा की बाहरी सुरक्षा दीवार की तरह थे और मालवा और पूर्वी राजस्थान जाने के रास्तों की रखवाली भी किया करते थे। राणा सांगा की बढ़ती ताकत से घबराकर धौलपुर और ग्वालियर के कमांडरों ने बाबर की शर्तें मान ली और किले सौंप दिए, लेकिन बयाना का कमांडर निजाम खान दोनों तरफ से बातचीत करने लगा। जब बाबर ने पहले बयाना पर हमला करने के लिए सेना भेजी तो राणा की सेना ने बाबर के इस दल को हरा दिया। इसीलिए बयाना एक ऐतिहासिक स्थल ऐसा है जिसकी अपनी एक अहमियत है। इस हार से बाबर की सेना का मनोबल और गिर गया। राजपूतों की वीरता की कहानियां पहले से ही बाबर की सेना को डरा रही थी और अब ये हार उन्हें हताश कर गई। बाबर के अनुसार राणा सांगा के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक थे। हालांकि ये संख्या बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो सकती है, लेकिन इतना तय था कि सांगा की सेना बाबर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब 16 मार्च 1527 का वह दिन आया जब खानवा, जो फतेहपुर सीकरी के पास है, वहां के मैदान में बाबर और राणा सांगा की टक्कर हुई। ये सिर्फ बाबर और राणा की जंग नहीं थी, बल्कि पूरे उत्तर भारत के भविष्य का फैसला इसी युद्ध से तय होना था। राणा सांगा के साथ राजस्थान के सभी बड़े राजपूत राजा शामिल थे। दक्षिण और पश्चिम राजस्थान से हाड़ौती, जालौर, सिरोही और डूंगरपुर, पूर्व से आम्बेर और धुंधार। राव गंगा खुद युद्ध में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी सेना भेजी। मालवा के मेदिनी राय और अफगानों के नेता महमूद लोदी भी इस लड़ाई में शामिल थे।
मेवात के शासक हसन खान मेवाती भी 12,000 सैनिकों के साथ राणा सांगा के पक्ष में थे। जी हाँ, कई मुस्लिम भी राणा सांगा के साथ लड़ रहे थे। इस गठबंधन का मकसद था बाबर को भारत से निकाल कर बाहर करना और लोदी वंश को दोबारा सत्ता में लाना। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी थी कि यह युद्ध सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच धार्मिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक राजपूत अफगान गठबंधन और बाबर की सेना के बीच सत्ता की जंग थी। लेकिन क्या राणा सांगा इस युद्ध को जीत पाए? क्या बाबर इस गठबंधन के सामने टिक सका? 1527 के खानवा युद्ध में बाबर और राणा सांगा की टक्कर सिर्फ तलवारों और तीरों की नहीं थी, बल्कि ये युद्ध मनोवैज्ञानिक रणनीतियों और युद्ध कौशल का भी था। राणा सांगा के विशाल गठबंधन के सामने बाबर की सेना का मनोबल टूट चुका था, लेकिन बाबर ने इस युद्ध को धार्मिक रंग देकर अपनी सेना में नई ऊर्जा भर दी। युद्ध से एक रात पहले बाबर ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए इस युद्ध को जिहाद करार दिया। उसने सैनिकों को कुरान की कसम दिलाई कि वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पीठ नहीं दिखाएंगे। इतना ही नहीं, अपनी धार्मिक छवि को मजबूत करने के लिए बाबर ने शराब का त्याग कर दिया और अपनी पसंदीदा गजनी की शराब की बोतलें तोड़ डाली। बाबर ने यह ऐलान भी किया कि यदि वे जीत गए तो सभी मुसलमानों से तमगा हटा दिया जाएगा। तमगा एक तरह का टैक्स होता था जो मुसलमानों पर लगाया जाता था। बाबर ने यह भी कहा कि जो भी सैनिक युद्ध के बाद वापस काबुल जाना चाहते हैं उसे जाने की इजाजत होगी। इस तरह बाबर ने अपनी सेना का डगमगाता आत्मविश्वास फिर से जगा दिया। युद्ध से पहले बाबर ने मैदान का गहराई से निरीक्षण किया और पानीपत की लड़ाई में इस्तेमाल की गई रणनीति को और मजबूत किया। इस बार उसने चमड़े की जगह लोहे की जंजीरों से बंधी गाड़ियों की दीवार बनाई, जो तोपखाने और घुड़सवारों को सुरक्षा देने के लिए थी। गाड़ियों के बीच छोटे छोटे अंतर रखे गए ताकि जरूरत पड़ने पर घुड़सवारों को हमला करने का रास्ता मिल सके। राणा सांगा ने बाबर की इस रणनीति को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने हाथियों और तलवारबाजों के दम पर सीधे हमला कर दिया। खासकर बाबर की दाहिनी ओर जबरदस्त धावा बोला। हालांकि बाबर ने तुरंत ही अपनी दूसरी टुकड़ियों को मोर्चे पर भेजकर इस हमले को रोक लिया। जब राजपूत और अफगान सेना की बढ़त थमी तो बाबर की तुलगुमा रणनीति काम आई। तोपखाने और बंदूकधारी आगे बढ़े और दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लिया। राणा सांगा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनके पास बाबर की सैन्य तकनीकी का कोई तोड़ नहीं था। राणा सांगा और उनकी सेना ने आखिरी सांस तक जंग लड़ी, लेकिन उनकी हार हो गई। बाबर ने बाद में लिखा, तलवारबाज तो हिंदुस्तानियों में कई हैं, लेकिन वे युद्ध की रणनीति और संगठन के मामले में नासमझ हैं। राणा सांगा घायल होकर किसी तरह चित्तौड़ पहुंच गए, लेकिन उनकी विशाल गठबंधन सेना बिखर गई। जैसा कि इतिहासकार विलियम्स लिखते हैं, यह शक्तिशाली संघ जो मेवाड़ की ताकत और प्रतिष्ठा पर निर्भर था, एक ही हार में टुकड़ों में बिखर गया और फिर कभी उत्तर भारत की राजनीति में निर्णायक शक्ति नहीं बन सका। खानवा जीतने के बाद बाबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का विचार किया, लेकिन भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ा। फिर उसने मेवात पर हमला किया, जहां के शासक हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। बाबर ने मेवात पर कब्जा कर लिया और उसकी राजधानी अलवर और तिजारा को भी अपने अधीन कर लिया। नतीजा, इस जीत के बाद बाबर ने खुद को गाजी यानी धर्म युद्ध में विजेता घोषित किया। भारत के इतिहास को बदल देने वाली इस लड़ाई पर आपका विचार क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।